नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुषार गुप्ता जी। तुषार गुप्ता जी इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ऑल्सो आई वुड से एट द सेम टाइम। He has launched his own platform, politypolicy.substack.com। काफी अच्छे आर्टिकल्स और काफी अच्छे रिसर्च्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल आर्टिकुलेटेड आर्टिकल्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बोलूंगी अगर आपको एक्चुअली में स्टडी करनी है, नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ, कितने नंबर से हुआ, कितने परसेंटेज से हुआ, क्या डेमोग्राफी थी, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, उस तरीके के डिटेल्ड आर्टिकल्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो शार जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वी मिस्ड यू अलॉट। आप बहुत टाइम लगाते हैं आने में, एक एक शो के बीच में 3-3 महीने का गैप हो जाता है, बताओ। जी। नहीं, नहीं यार, इंटेंशनल नहीं होता, वो बस हो जाता है। जी। तुषार जी, वेस्ट बंगाल को लेके बहुत मज़ेदार रिजल्ट आया, बहुत मेहनत भी की बीजेपी ने, एंड जिस तरीके से हुँ, उनकी एट्रोसिटीज़ निकल कर आई, वो भी शॉकिंग है। बिफोर यू स्टार्ट, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन समथिंग व्हिच कॉट माय आई एंड हुँ, झकझोर के रख दिया था मुझे। दैट इज़ दिस कमिंग ऑन द स्क्रीन इज़ बिस्व बांग्ला। ये हुँ, निकला था बांग्लादेश से ये लोगो, एंड देन इट हुँ, स्प्रेड, एंड ममता बनर्जी ने इसको अपना गवर्नमेंट का लोगो बना लिया था एक टाइम पे। ये हुँ। है थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे आप प्लीज़? नहीं, ये एक फ़ौरे शुरू हुआ था बिस्वा बांग्ला का 2015-16 में इसकी काफ़ी खबर आती थी, स्टोर्स खुलने की बात होती थी, ऑल दिस होल आइडिया दैट इन द a state-owned MSME enterprise that was launched by the Mamata Banerjee government. And she did this, I think, only 2 or 3 years after being elected to power. So, she was saying कि handicrafts, handlooms, heritage product, इन सबको बेचना होगा. Problem ये थी कि it said where the world meets Bengal. Now, this is okay, it's a state-owned enterprise trying to go global, but इसकी जो एक branding थी, वो थोड़ी मुझे हमेशा वो रखती थी कि what are you trying to hint? What are you trying to really go? And again, it did not catch a lot of attention in Noida media, but I think this whole branding, the way it was done, the whole intention of it, at one point also they were planning stores in China, which is good, but why would a state-owned MSME enterprise and a state like West Bengal, which has a lot many economic problems, suddenly be interested in China. मतलब एक तरह से आप कह लीजिए क्या ये एक सॉफ्ट लॉन्च था एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट का which would have made a case for Greater Bengal encompassing Bangladesh also, or was Mamata Banerjee's eventual long-term goal plan to have a European zone-like economy which transcended West Bengal, Bangladesh, and who knows थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग चाइना. सो अगेन ये ऐसी असम। जब चीजें शुरू हाँ, थ्रू नॉर्थ ईस्ट में कह रहा हूँ. तो ये जब ऐसी चीजें शुरू होती हैं और 2013-14 वाज अ वेरी डिफरेंट इंडिया. इट वाज अ वेरी डिफरेंट इंडिया पॉलिटिकली ऑल्सो. हम कितने स्टेट्स में अगर आप देखें तो भाजपा तो थी भी नहीं. तो उस टाइम उनकी क्या इंटेंशन थी, क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाई, 14 के बाद इसको कैसे होल्ड पे लाया गया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. बट थैंकफुली दिस मैडनेस इज नाउ ओवर. People may want to look at it as a state-owned MSME project. I look at it as an intellectual cover for something that appeared to be an attempt to create an economic zone that would have transcended Northeast to China, encompassing Bangladesh. तो वही कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बार-बार कह रहे थे कि ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रही थी बार-बार। जैसे वो अभी इन्फॉर्मेशन भी आई थी, दीपक वोरा जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको बांग्लादेश के सोर्सेज़ कह रहे हैं कि ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती है। यूनुस को प्रेसिडेंट बना के खुद पीएम बनने का ख्वाब रख रही थी ये, और शायद उनके और इनके बीच में कम्युनिकेशन भी थी कुछ किसी टाइप की। देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी पर ये कितना आगे जाना चाहती थी, उस बात का हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर जो ममता बनर्जी के एक्शंस रहे हैं पिछले 5, 7, 8 साल में, अब देखिए बांग्लादेश से इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लिटरली एक फ्री पास दिया गया है। बीएसएफ को आप फेंसिंग के लिए एरिया नहीं दे रहे हैं, आपका सेंटर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सिक्योरिटी के मैटर्स पर। तो हमें नहीं पता ममता बनर्जी चाहती क्या थी? कहना कि शी वांटेड कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाकर यूनुस को प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी। चाहने को तो कश्मीर के भी सेपरेटिस्ट बहुत कुछ चाहते थे 70 साल, ऐसा वो कर नहीं पाए। बट हाँ, मैं इस बात को बहुत साफ मानता हूँ कि टीएमसी या ममता बनर्जीज़ लीडरशिप
वो एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो ज़रूर था। और जिस तरह से उनको हटाया गया है पावर से, जैसे लोगों ने आगे आके वोट किया है, आप कई लोगों से बात करिए, वो खुद कहते हमारा बंगाल हम खुद ही नहीं पहचान पाते। अब कई बार हम घर जाते हैं या शहर से बाहर कहीं गाँव डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, नॉर्थ या साउथ में, हमें खुद अपना स्टेट पहचान में नहीं आता। तो ज़रूर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी थी। इसको आप सिर्फ़ एक पॉलिटिकल प्रिज़्म से ना देखें। जी। नाउ मूविंग ऑन टू योर पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, जो आप मतलब शेयर करना चाहते थे कि कौन-कौन से एरियाज़ में हुँ। कैसे ममता डोमिनेटेड एरियाज़ फ्लिप्ड ओवर टू बीजेपी विनिंग एरियाज़? जी। देखिए, अब ममता डोमिनेटेड एरिया तो कुछ बचा ही नहीं है बंगाल में। बस जहाँ मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हो सकता था, उसमें भी सभी सीटें नहीं आई। लगभग 70% सीटें अभी भी ममता बनर्जी के पास नहीं है और वही 70 सीटें वो जीत पाई। जहाँ पर भी 50% चांस था हिंदू कंसोलिडेशन का, वो हुआ है, भाजपा के हित में हुआ है। तो ममता बनर्जी के लिए जो गलत हो सकता था इस इलेक्शन में, वो सब हुआ है। भाजपा के लिए जो सही हो सकता था वो सब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बात करें पिछले इलेक्शन की, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, भाजपा का यहाँ कोई वजूद नहीं था। यहाँ कोई सीटें नहीं थी क्योंकि एक भद्रलोक बंगाली जिसे हम कहते हैं, वो भाजपा की आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं कर पाता था। उनको लगता था ये तो बहुत रैडिकल हैं, ये तो बिगोटेड हैं, ऐसी शब्दों का प्रयोग करके भाजपा को नकारा जाता था। पर भाजपा ने एक चीज़ जो बहुत अच्छी करी, 2021 की हार के बाद भी वो लगे रहे, ग्राउंड पे लगे रहे। बहुत कुछ हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुई, बहुत तरीके से उनके वर्कर्स को कितना कुछ सहना पड़ा। तकरीबन 321 वर्कर्स उनकी जान चली गई भाजपा के वर्कर्स की। पर 24 में जो भाजपा को मदद मिली वो इस बात से मिली कि 294 असेंबलीज हैं बंगाल में, 173 असेंबलीज में भाजपा का वोट शेयर 2024 में बड़ा था, अगर मैं 2021 से कंपेयर करूं। तो 2024 हम पीछे देखते हैं, हमें लगता है अरे देखो भाजपा ने कितना बुरा कैंपेन चलाया, 240 सीटों पर रह गई, बंगाल में तो 12 सीटें आई। पर ये सब भूल जाते कि वोट शेयर रिटेन हुआ था। जब आप अपना वोट शेयर एक बुरे इलेक्शन में भी रिटेन कर लेते हैं, तो आपका जो फाउंडेशन है, आप उसको बचा लेते हैं, उस पे आप बिल्ड अप कर पाते हैं। और भाजपा ने इस इलेक्शन में वही किया। उन्होंने एक 19 और 21 में मेहनत करी। 21 तक वो फाउंडेशन 40% वोट शेयर की बनके तैयार हो गई। हार गए, बट 24 में वो फाउंडेशन कायम रखी। और आज 26 में उसी फाउंडेशन पर वो 5-7 परसेंटेज पॉइंट का जो एक इंक्रीज होना चाहिए था, वो उन्होंने प्राप्त किया। अगर आप एरियाज की बात करें, नॉर्थ बंगाल तो देखिए पिछली बार भी भाजपा ने स्वीप किया था। मैं इलेक्शन के पहले भी ये बात कह रहा था कि अगर आप दार्जिलिंग देखो, कालिम्पोंग देखो, कूच बिहार जैसे एरिया देखो, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी देखो, अगर भाजपा यहाँ एक भी सीट हारती है, एक भी सीट, अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी सीट हारती है, मैं नहीं मान सकता भाजपा इलेक्शन हारेगी, जीतेगी। भवानीपुर की बहुत लोग बात कर रहे थे। मेरा साफ तौर, मैंने अपने सबस्टैक में भी लिखा था कि कुछ 150 सीटें ऐसी थी जो भाजपा को जीतनी थी। अगर उसमें आप भवानीपुर जैसी सीट ले लें, अगर आप वैसी सीट भी नहीं जीत पा रहे ममता बनर्जी से, चाहे वो खुद वहां से लड़ी, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। लोग बंगाल के इलेक्शन में ना एक बड़ा अजीब गणित है, अगर मैं आपको बताऊं। ले लीजिए कि 300 सीटें तकरीबन, अप्रोक्सीमेट फिगर लेते हैं, बात करना आसान रहेगा। 300 में से 100 सीटें ऐसी थी जो ममता बनर्जी जीतती ही जीती, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड थी। 33% सीट्स। भाजपा के पास जिन सीटों पर एक रियल चांस था, वो थी बाकी 200 सीटें, क्योंकि उसपे कंसोलिडेशन हिंदू का होना संभव था। अब कोई इस बात को, मैं भी नहीं मानता था कि 100% स्ट्राइक रेट आ सकता था उन सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 30% से कम है। पर 100% स्ट्राइक रेट आया। और यही नहीं, उसके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी जीती जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से भी ज्यादा थी। तो कंसोलिडेशन, ये पूरा इलेक्शन एक हिंदू कंसोलिडेशन पर हुआ है। मुझे याद है कहीं एक किसी सर्वे वाले ने कहा था कि ये तो एक सेकुलर मैंडेट है, बंगाल के मुस्लिम्स भी भाजपा को चाहते हैं। ये तो सरासर झूठ है। भाजपा को अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में भी वोट मिला है, जीते हैं वो वहां पर, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि जो टीएमसी का वोट था, जो मुसलमान वोट था, वो नॉन बीजेपी पार्टीज की तरफ चला गया। कहीं कांग्रेस की तरफ चला गया, कहीं कम्युनिस्टों के पास चला गया, कहीं किसी छोटी पार्टी के पास चला गया। बेलडांगा एक जैसे जगह है, एक असेंबली है।
वहां सिर्फ 37% हिंदू आबादी है, 37%। असेंबली लेवल की बात कर रहा हूँ। भाजपा वो सीट 31% वोट शेयर से जीत गई। अब 31% वोट शेयर पे एक बायलैटरल कॉन्टेस्ट में सीट जीतना बड़ी ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि आप कहते हो चलो 3 वे कॉन्टेस्ट में भी संभव है, 4 वे कॉन्टेस्ट में संभव है, एक 2 वे कॉन्टेस्ट में स्टेट वाइड आप 31% पे अगर सीट जीत रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब हुआ क्या, उस सीट पे 63% मुसलमान वोट था। तकरीबन 26% टीएमसी को मिला, 17% कांग्रेस के पास चला गया, कुछ परसेंट एक छोटी पार्टी थी वहां उसने ले लिया एजीयूपी करके, कुछ प्रतिशत कम्युनिस्टों के पास चला गया। तो ऐसे जो ये 27-30 सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और वहां भाजपा जीती है, वहां सिर्फ इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि जो नॉन बीजेपी वोटर था, मुसलमान वोटर था, वो नॉन टीएमसी पार्टीज की तरफ चला गया। तो ये तो बात हुई, ये जो 27 अनोमलीज थी इन पर भी मैंने काफी इलेबोरेट तरीके से अपने सबस्टैक पर लिखा है कि ये 27 सीटों में हुआ क्या। और ये 27 सीटों के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों था, क्योंकि जहां जैसा इन पर एक आंकड़ा दिखाई देता है वोट शेयर का, वो साफ ये बात कर देता है कि हिंदू कंसोलिडेशन था ये इलेक्शन में। अब हम आते हैं साउथ 24 परगनाज में, नॉर्थ 24 परगनाज में। नॉर्थ 24 परगनाज, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 और साउथ 24 प्रेसिडेंसी रीजन में आता है। तो यहाँ भी भाजपा का अच्छा करना जरूरी था। आप मानेंगे नहीं, साउथ 24 परगनाज भी जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां भी भाजपा 10 सीटें निकाल गई। तो कन्वर्जन बहुत बढ़िया था। नॉर्थ 24 परगनाज में 30 में से तकरीबन 20 सीटें निकाली, वो भी कन्वर्जन बढ़िया था। पर जो असली बदलाव आया वो आया हावड़ा, हुगली और कलकत्ता में। जो एक अर्बन बंगाली था, जो कम्युनिस्टों का भी राज देख चुका है, लेफ्ट का राज देख चुका है, टीएमसी का राज देख चुका है, जो भाजपा की तरफ देखता था और कहता था अरे ये तो बंगाली नहीं है, ये तो बाहर वाले हैं, ये तो गुजराती हैं, ये तो हिंदी बेल्ट है, ये तो हमारे तौर तरीके नहीं समझ सकते, ये तो बिगेटेड है, कॉम्युनल है, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था, फ्रेजों का प्रयोग करता था, उसने भी ममता बनर्जी को इस बार नकार दिया। और उनका वजह क्या थी, वो साफ कह रहे हम अपने राज्य को देखते हैं, नौकरियां नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बस एक तमाशा सा बनकर रह गया स्टेट। और एस्पिरेशन तो देखिए अब हर किसी की होती है, स्मार्टफोन हर किसी के पास है, सबको पता है दुनिया भर में क्या चल रहा है, देश भर में क्या चल रहा है। तो उस भद्रलोक बंगाली ने भी कहा कि भैया अब तो परिवर्तन चाहिए। दूसरी चीज, जो आरजी कौर केस है, वो नोएडा की मीडिया ने इलेक्शन के समय ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वही बात है, हम सब आंकड़ों पे बहुत फोकस कर ले लग जाते हैं, पर्सनालिटीज पे फोकस करने लग जाते हैं। आरजी कौर केस ने कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को, अर्बन जनता को अंदर से हिला दिया। जैसे निर्भया जो केस हुआ था दिल्ली में 2012 में, जिस उसका तरह फायदा केजरीवाल 2013, को हुआ था। हाँ, फायदा नहीं कहूंगा, जो उससे एक डिसगस्ट पैदा हो गई थी कांग्रेस के खिलाफ। केजरीवाल के फायदे से ज्यादा वो कांग्रेस के खिलाफ एक नफरत का वोट था जो केजरीवाल में को मिल गया। ऐसे ही ममता बनर्जी ने जैसे उस पूरे केस को हैंडल किया, जैसे उस पर टिप्पणियां करी कि अच्छा ठीक है, रेप विक्टिम को हम 10 लाख देंगे। यंग लड़कियां कह रही थी एकदम, जो 19-20 साल, 21-22 साल की लड़कियां, कहीं जो पहली बार वोट कर रही हैं अपने अपने जीवन में, वो कह रही थी कि क्या कल को अगर हमारा रेप हो जाता है तो क्या हमारी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है। अब ये बात लोगों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई अंदर। तो यहाँ भी एक नफरत का वोट था जो टीएमसी के खिलाफ चला गया। वो जो एक बात रहती थी कि ममता बनर्जी है, महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं को समझती है, वो सारी जो एक धारणा। एक जो धारणा थी, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई इस इलेक्शन में, और ममता बनर्जी ने उसे खुद बर्बाद किया है। तीसरी चीज, अगर आप रूरल बंगाल में जाएं तो वहां लोग एक ही चीज कहते थे कि ममता बनर्जी से शायद हमें उतना बैर नहीं है, पर टीएमसी का जो सिंडिकेट बन गया है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अभी आपने मेरे को एक खबर भेजी थी कि उसमें कैसे नाकेबाजी होती थी, कैसे वो एक चेक पोस्ट लगा दिए जाते थे जो ऑफिशियल भी नहीं थे, इलीगल थे, हफ्ता वसूली चल रही थी, कोई अपना ट्रक से सामान पहुंचा रहा है इस एक जगह से दूसरी जगह। ये सब जो चलता था, बिल्कुल सही, ये सब जो चलता था, अब जो पार्टी के साथ था उसको तो फायदा मिल रहा था। जो एक गरीब बंगाली था गांव में, उसका वेलफेयर क्या था, उसको ममता बनर्जी 1500 रुपए दे रही थी और उसमें उसका घर बार चल रहा था।
पर ऐसे ज़िंदगी भर तो नहीं चल सकता ना। आप देखते हैं कि असम में जो है, वो अच्छा कमा खा रहे हैं, उड़ीसा में जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, बिहार वाले आगे बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी ममता बनर्जी के खिलाफ गई और ये बहुत बैरिकेड्स है। मैं कल इंस्टाग्राम पे देख रहा था। अब इंस्टाग्राम बड़ी ही मज़ेदार जगह है ऐसी चीज़ों के लिए। वहाँ पर किसी ट्रक ड्राइवर की रील थी। वो कह रहे हैं, देखो पहले यहाँ नाका लगता था, हमें पैसा देना पड़ता था, वसूली होती थी। भाजपा को आए अभी 4 दिन नहीं हुए और वो नाका हटा दिया गया। इस वजह से लोगों ने वोट किया। चौथी बात ये है कि एक नरेंद्र मोदी का जो पर्सोना था, अमित शाह की जो इलेक्शन इंजीनियरिंग थी, मेरा मानना है इस वक्त इस देश में अमित शाह से बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियर कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं फडणवीस या योगी आदित्यनाथ को भी उस कैटेगरी में, उस स्पेक्ट्रम में नहीं रखूंगा। अभी वो मोदी जी इमेच्योर है, लीडर। थोड़े बच्चे हैं अभी थोड़े नहीं बच्चे नहीं, हैं। मैं इमेच्योर नहीं कहूंगा। देखिए, फडणवीस भी स्टेट जीते हैं, बट नरेंद्र मोदी क्या है, वो लीडर है, वो स्टेट्समैन लेवल पर है। तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से काफी ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने अपने समय पे की है, पर अब वो उससे ऊपर उठ गए। अमित शाह की जो समझ है ग्राउंड को लेकर, इश्यूज को लेकर, कहाँ किस कॉन्स्टिट्युएंसी में कौन सा इशू बढ़ेगा, कौन सा इशू होगा, कहाँ किस बूथ पर भाजपा के वोटर ज्यादा हैं, कहाँ टीएमसी के ज्यादा हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, वो बहुत जरूरी था और वो ये ठीक ठाक से समझ गए। जी, तो जैसे ये लोग इलेक्शन जीत कर आए हैं, लाइक दे से ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रैपिड फायर एक्शन शुरू हो चुका है इनका, तुषार जी। आई मीन तो इट्स होगा। मार्वेलस, आई वुड से इट्स अमेजिंग नहीं, एंड मार्वेलस बिकॉज़ जी, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। बंगाल का पॉलिटिकल बैटल जीतना काफी नहीं है। आप इलेक्टोरल बैटल जीत गए, अच्छी बात है, आपको लोगों ने वो मैंडेट दिया है, बट बहुत साफ सफाई करनी बाकी है। कई बार क्या होता है ना, हमें एक फ्लैट मिलता है, कई बार हम एक फ्लैट में मूव करते हैं, या तो चकाचौंध एकदम नया तैयार करके दिया गया होता है, वो भी नहीं है। कई बार होता है कि हल्की फुल्की सफाई करते हैं, पहली बार रहने वाले हैं, कर लेते हैं। यहाँ मामला बहुत खराब है, यहाँ सिंडिकेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, इल्लीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, वसूली चल रही है, इंक्रोचमेंट्स हैं। एक पूरा सिस्टम 15 साल से ऐसा बना दिया गया है जो जिसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। पार्टी ने इसको ऐसे, पार्टी इंस्टीट्यूशंस को तो कुछ समझती ही नहीं थी, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हों, सबको हाईजैक सा कर रखा था, अपने लोग बैठा रखे थे। तो अब वो सब साफ करना, मतलब मैं ये मानूंगा कि जो यूपी का हाल 2017 में था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हम भूल गए क्योंकि इस बात को 10 साल हो गए हैं। पर योगी जी ने आके जो पहले 2-3 साल यूपी के लॉ एंड ऑर्डर में इन्वेस्ट किया, वो शुभेंदु अधिकारी को अब करना होगा अगले 2-3 साल तक। अगर वो ये ठीक से करेंगे, इसका असर उन्हें 2029 के मैंडेट में दिखेगा, लोकसभा मैंडेट में दिखेगा। पर अगर कोई सोच रहा है कि बंगाल डे वन सर, अगर आप डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, वो चीजें बैकएंड पे होती रहेंगी। पर पहला काम है साफ सफाई का, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का। जब मैं साफ सफाई कहता हूँ, मेरा मतलब है इंक्रोचमेंट्स हटाएं, सिंडिकेट्स हटाएं, जो इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो चुके हैं, जो स्कैम से हायरिंग्स हुई हैं, रिक्रूटमेंट्स हुई हैं सरकारी दफ्तरों में, जो पार्टी का एक पुलिस स्टेशन में सिस्टम बैठा हुआ है, करप्शन के करप्शन ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको आप ठीक करें, अपनी जगह से बर्खास्त करें जो ऐसा भी वो काम कर रहे हैं। उसको जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, आप बंगाल जीते हारे फिर वही बात हो जाती है, सरकार उनकी, सिस्टम हमारा, वो चीज नहीं है। और अच्छी बात ये, शुभेंदु अधिकारी ये सब समझते हैं। वो टीएमसी में थे पहले, उनको छोड़े हुए टीएमसी बहुत समय हो गया, तकरीबन 8-10 साल हो गए, पर वो समझते हैं टीएमसी काम कैसे करती है। यहाँ उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, टीएमसी की गुंडागर्दी से लेकर उनकी पूरी एक जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इलीगल इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, उसको समझने में उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो शुभेंदु अधिकारी से वो उम्मीद है। और अच्छी बात यह कि असम में भी भाजपा का मुख्यमंत्री है, बिहार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री है, और नीचे ओडिशा में भी भाजपा का मुख्यमंत्री है, और झारखंड में भी जो जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, वो सेंटर के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखते हैं। तो आसपास भी राज्य ऐसे हैं, उनको ज्यादा मुसीबत या उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बट अगले 2 साल बंगाल के लिए बहुत क्रूशियल है, जितना आप इसको सही कर पाएंगे, उतना आपको ये आगे लाभ देगा। एक अरेस्ट है विच इज एक्चुअली गॉट मी लाफिंग आउट लाउड, जिसको बोलते हैं LOL बड़े स्टाइल में, हम्म। गार्गा चैटर्जी वाला जो अरेस्ट था, वो बड़ा हिलेरियस था। प्लीज थोड़ा उस पर इलेबोरेट करें जी, कैसे अरेस्ट हुए वो? देख, मैं इससे पहले एक बात कहूं कि
बहुत पार्टियां इलेक्शन हारती हैं, ठीक है? बहुत पार्टियां इलेक्शन हारती हैं। भाजपा हारी है स्टेट्स में, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके भी हारी है देखिए अभी, ठीक है? एडीएमके हार गई, सब हारते हैं। आपने कभी देखा है किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन या उनके फॉलोअर या उनके रिप्रेजेंटेटिव ऐसे डरे घूमते हैं? बहुत विचित्र चीज़ है ये। अब उनके रिजू दत्ता हैं, 4 मई से पहले धमका रहे थे एक आईपीएस ऑफिसर को, कहीं भी होगे खींच के ले आएँगे, कॉलर पकड़ के ले आएँगे। अभी सब पे ट्विटर पे माफिया माँगते फिर रहे हैं। कुछ हैं जो अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करके बैठ गए। तो ये मिस्टर चैटर्जी भी बांग्ला पोखो के फाउंडर हैं। इनकी भी वही आदत थी कि पार्टी के कहने पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, ईवीएम पे लोगों को धमकाओ, एसआर पे टिप्पणियाँ करो। अब अरेस्ट हो गए। अब वही बात है, फ्री स्पीच वाले कहेंगे कि ये गलत है, अरेस्ट बट अरेस्ट मिस वाली कहानी बताइए ना, अरेस्ट कैसे हुए? क्योंकि दैट जूसी डिटेल आई डोंट वांट टू मिस इट। आई नो इट्स लिटिल स्पाइसी, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू मिस इट। जी। नहीं, नहीं, अरेस्ट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है इनका, मैंने मैं सुना है मैं काफ़ी मैं वो अगर है। आप मुझे तो 2 मिनट दें तो हाँ, मैं बताइए, बताना चाहूँगी। बताइए। इन्होंने क्योंकि एक साइबर इंफॉर्मेशन विंग बनाई है, ठीक है? उसमें आप कह लीजिए हुँ, साइबर अरेस्ट, ये जितने भी फालतू के बयानबाज़ी हो रही थी, वेस्ट बंगाल के टीएमसी हुँ, के लीडर से कि हम मार देंगे, काट देंगे, अगर चमड़ी उधेड़ देंगे अगर अरेस्ट नहीं किया। सो दे हैव स्टार्टेड गेटिंग दोज़ वीडियोज़ फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड द अदर प्लेटफ़ॉर्म्स एंड नाउ देयर इज़ अ लिस्ट रेडी कि किस-किस को अरेस्ट करना है। पहुँचते हैं चैटर्जी जी हुँ, के घर अरेस्ट करने के लिए, ही गॉट व्हिप कि वो अरेस्ट करने आ रहे हैं। 15 टीम्स लगी हुई थी वेस्ट बंगाल पुलिस की। जब हुँ, ये घर पहुँचे तो परिवार वालों ने कहा कि वो तो है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो वापस जा रहे थे। बट व्हाइल दे वर जस्ट सिटिंग इन देयर जीप एंड वैन व्हाटएवर, समबडी टिप्ड देम ऑफ कि वो गए नहीं है, घर के अंदर ही हैं। तो दे वेंट बैक अगेन। तो पूरा घर छान मारा, हुँ, एक बाथरूम लॉक किया हुआ था। अब वो बाथरूम खोलने हुँ, नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे चैटर्जी की वाइफ नहा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप महिला हैं, आप खोलिए। तो बोली नहीं, नहीं वो नहा रही है। तो बोले आप महिला हैं, आप खोल सकते हैं। अच्छा अंदर से कौन निकला? एक बुर्का पहन के बंदा निकला, बंदी निकली सॉरी। तो उन्होंने कहा ये कौन है? आप तो कह रहे थे आपकी बहू नहा रही है। तो ये कहती है कि नहीं हुँ, ये उन्होंने मुस्लिम से शादी की है। तो ये मुसलमान हुँ, लेडी और इनके रिलीजन के हिसाब से चेहरा नहीं दिखा सकता है। तो ही सेड कोई बात नहीं, हुँ, हमारे पास महिला ऑफिसर भी है, महिला कांस्टेबल भी है, हम उनको बुला लेते हैं। महिला कांस्टेबल आई, जैसे ही बुर्का उठाया तो चैटर्जी वाज़ वेयरिंग अ बुर्का एंड वाज़ ट्राइंग टू रन अवे। हुँ। इमेजिन दैट इज़ द लेवल दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू हाइड। पर कहाँ तक छुपेंगे और कहाँ तक भागेंगे? थैंकफुली वेस्ट बंगाल पुलिस हैज़ अ गुड लीडर राइट नाउ, सो दे विल फॉलो सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी, क्योंकि वेस्ट इससे बंगाल पहले तो पुल टीएमसी। हुँ। वेस्ट बंगाल पुलिस को भी अब पता है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम 10 साल रहेंगे। लोगों का जो मैंडेट है वो भी इस चीज़ को समझते हैं। पर वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे इनके पार्टी वाले छुप-छुप के भाग रहे हैं। और अभी तो हम देख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कोई स्पोक्स पर्सन धमका रहा था इधर-उधर। अभी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इनमें से कितने नाम ऐसे होंगे जो तरह-तरह के इल्लीगल फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, सब सामने आएगा। कुछ समय की बात है। तो अब ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है, ये इतने तरह के स्कैम है। वही मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कितने जो भर्तियाँ सरकारी ऑफ़िसेज़ में हुई है स्टेट लेवल पर, सिर्फ़ पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग हैं, कोई एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं हुआ। उसी चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगले 1-2 साल में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी स्टेट ब्यूरोक्रेसी ही साफ़ नहीं होगी, तो आप आगे क्या काम करेंगे? So the orders have been passed, especially for 3 scams: teachers recruitment scam, municipal recruitment scam, and cooperative scam. Diljit, some Ghosh, D se Ghosh mein, I'm again missing the name, who was arrested yesterday by ED. Uh, हुँ, Dilip Ghosh, if I'm correct. दिलीप घोष, दिलीप घोष। आपको पता है तुषार जी, वो बंदा आइसक्रीम बेचता था अब स्टार्टिंग में, एंड अपनी बेटी की शादी में जो अभी रिसेंटली हुई है, ही हैज स्पेंट ही हैज गिवन हर 50 किलो ऑफ सोना। बाय द वे, मैं अभी जब आप ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनके यहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाते, तो थोड़ा कम सोना यूज हुँ, करते थे। जी। हुँ। नहीं, टीएमसी ने एक सिस्टम देखिए चला रखा था। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये सब खबरें देख रही हैं, इन्हीं चीज़ों का एक एंगर ग्राउंड पे था। जो रूरल बंगाल में लोग यही कह रहे थे कि अगर आप पार्टी के साथ हैं तो आपकी सोना-चांदी है, अगर आप नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है। और उसी गुस्से में लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट किया। तो
हम जो ये खबरें पढ़ रहे हैं, इनका जो एक कॉन्सिक्वेंस है, वही 4 मई को हमें दिखाई दिया गया है। और अच्छी बात ये है कि अब टीएमसी खत्म हो जाएगी। देखिए, मेरे को नहीं लगता टीएमसी का फ्यूचर कुछ ज़्यादा अच्छा है। इनके राज्यसभा एमपीज़ हैं, थोड़े समय के लिए हैं इनके पास, 4-5 साल का इनका टेन्योर बचा है। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक टीएमसी का अब ज़्यादा कुछ आगे फ्यूचर मुझे दिखता है। कुछ पॉकेट्स में कॉन्सन्ट्रेटेड रहेगी बिल्कुल, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये शमीम अहमद का घर है, बेसमेंट हुँ, में नीचे तले में। ही हैज़ अ बेड मेड ऑफ गोल्ड, सोफा मेड ऑफ गोल्ड, एवरीथिंग लिटरली मेड ऑफ गोल्ड। मतलब कि हुँ। हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम ऑफ सोना। ये अब मतलब दिस इज, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, देखिए सब सोने का है। शमीम अहमद, ए टीएमसी ऑफिशियल एमएलए शमीम अहमद का घर है ये। नहीं, अभी आई मीन, बहुत कुछ बाहर रह गए। ये तो एक एक एमएलए है, एक एक व्यक्ति है, एक पार्टी का पूरा सिंडिकेट है, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा। जी। अब बांग्लादेश की तरफ से बहुत इश्यूज आ रहे हैं इनकी इलेक्शन जीतने के बाद में। डू यू थिंक दे कैन क्रिएट कुछ अपनी तरफ से, वो लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, या सिर्फ उछल ही रहे हैं? अगर ममता बनर्जी जीती तब शायद करते, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप देखें, जो इंडिया के साथ उनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारी अब जमात-ए-इस्लामी के पास है, जो भी वो पार्टी वहाँ जीती थी। वो एक रैडिकल पार्टी है, मतलब बांग्लादेश के डेफिनिशन के हिसाब से अगर देखें, वो ज़्यादा रैडिकल पार्टी है, जो उनकी बॉर्डर पे है। वो भी एक वजह थी कि जो एक बंगाली अर्बन वोटर था, उन्होंने देखा बांग्लादेश में किस तरह का अभी वायलेंस हुआ, किस तरह से शेख हसीना को निकाला गया बांग्लादेश से, क्या हो रहा था वहाँ, जेन ज़ी क्या कर रही थी, बाहर की फोर्सेस क्या कर रही थी, मोहम्मद यूनुस के बाद कैसे इलेक्शन हुए। तो वो भी ये सब देख रहे हैं। एंड एक स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, उनको लगा कि ममता बनर्जी वो गारंटी नहीं कर सकती। तो आपका जो जवाब है वो ये करने को वो बहुत कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो कर भी रहे हैं। हमारे ईस्टर्न फ्रंट से एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा लिंगरिंग रहता है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी होता है, बंगाल, झारखंड, बिहार के लिए भी होता है, ठीक है? बट अब वही है कि आपके पास एक सरकार ऐसी है जो सेंटर के साथ ठीक से काम कर पाएगी। आप आज सोचिए कि अगर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आपकी चिकन नेक में है, आप ममता बनर्जी जैसी महिला को चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे या शुभेंदु अधिकारी को? जो महिला नेशनल सिक्योरिटी में भी राजनीति ढूँढ ले, उसे आप क्या कहेंगे? इस मामले में मेरे को भगवंत मान फिर भी थोड़ा कुछ हद तक ममता बनर्जी से ठीक लगते हैं, क्योंकि जब पंजाब पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, कोई एलिमेंट्स ऐसे हों, वो सेंटर के साथ काम कर लेते हैं। ममता बनर्जी को लगता था वो तो एक अलग दुनिया में है, उनका राज्य दिल्ली से दूर है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वो जो एक हेकड़ी थी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, हेकड़ी, अकड़, एरोगेंस था, वो वोटरों ने ही उनको ध्वस्त किया है। और इतनी खुशी थी उस दिन सबको, बंगाल में आप लोगों को देखते कैसे जश्न मना रहे हैं, कैसे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, डीजे पर किस तरह के भजन चलाए जा रहे हैं। तो आपको साफ पता लगता है कि एक न्यूसेंस थी जो लोगों ने इलेक्ट करी पहले, और अब लोगों ने ही बाहर कर दिया। आपको लगता है अभी जैसे शुभेंदु अधिकारी आज यहाँ पे नमन कर रहे हैं असेंबली को, हुँ, कितना अभी ये काम कर हुँ। पाएँगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिज़ हैंड्स आर टाइड अप, क्योंकि पूरा वो ब्यूरोक्रेसी तो उन्हीं की है, उन्हीं के टाइम की है। तो आईएएस, साफ आईपीएस कर देंगे, ऑफिसर्स वही हैं। काफ़ी तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, काफ़ी तो डेप्यूटेशन पे भेज दिए गए हैं। पर अगर देखिए, यूपी जैसे बड़े राज्य में, आपको क्या लगता है 2017 में किसका सिस्टम चल रहा था? हुँ। 2017 में जो पुलिस थी, किसकी किसकी सुनती थी? और भाजपा जिस तरह का मैंडेट लेकर आई थी, कई लोगों को लगता था कि भाजपा तो वन टाइम पार्टी है, 2019 के बाद वोट आउट हो जाएगी। अब आप सब कुछ छोड़िए, आप समय में पीछे जाइए। 2017, 18, 19 में जो यूपी में काम हुआ, भाजपा के पहले टर्म में सेंटर में, और यूपी के भाजपा के टर्म में स्टेट में, वो काम यहाँ अब नहीं हो सकता इतने पॉलिटिकल कैपिटल के साथ। लोगों ने तो अभी घोषित कर दिया है कि 2029 का इलेक्शन डन एंड डस्टेड है। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे को लगता है भाजपा भी ऐसा नहीं मानती। बट एक परसेप्शन ये बन गया है कि भाजपा इस वक़्त इनविंसिबल है। तो अब आप बताइए कि अगर यूपी जैसा राज्य सुधारा जा सकता है, उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जा सकता है, वेस्ट बंगाल कोई मुश्किल नहीं है। और वेस्ट बंगाल में एक चीज़ है, यूपी की तरह
यहाँ पर भी सेंटर काफ़ी प्रोएक्टिव रहेगा। जहाँ फोर्सेस की ज़रूरत होंगी, फोर्सेस आएँगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। जैसे यूपी में भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, क्योंकि नेपाल एक फ्रेंडली स्टेट है, हम कई बार भूल जाते हैं, बट यूपी के साथ भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। अभी लोगों ने धुरंधर देखी है, तो कुछ लोगों को एक रेफरेंस भी है कि यूपी क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, वैसे ही बंगाल भी इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि यूपी और बिहार में हम वो चैलेंजेस से गुजर चुके हैं, हम बंगाल में उनको बेटर टैकल कर पाएंगे। असम में भी वो चैलेंजेस थे हमारे सामने। शायद असम इतना बड़ा राज्य नहीं है, पर प्रॉब्लम्स वहां भी वैसी ही हैं। बंगाल में एक सिस्टम है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो करप्ट है एकदम, टीएमसी के इशारों पर चलता था। वो सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाएगा। और एक बात मैं आपको कहूं, जब ऐसा मैंडेट आता है ना, एक नए चीफ मिनिस्टर के लिए, एक नई पार्टी के लिए, ब्यूरोक्रेसी भी क्या है, इंसान ही है ना, सिस्टम भी तो इंसानों से ही बनता है। ऑफिसर ही हैं, सरकारी नौकरी पर ही हैं, कुछ लोग खुद ही अपना रंग ढंग बदल देते हैं। दे लर्न हाउ टू अलाइन देमसेल्व्स विद द न्यू गवर्नमेंट। तो वहां वो भी कुछ सिस्टम, खुद सिस्टम का भी अपना एक मोमेंटम होता है, बाकी जो नई सरकार है उसका भी अपना एक आयरन फिस्ट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से हो जाता है। मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तुषार जी। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल की, दिस इज़ मोर देन यूपी। देयर आर 2 रीज़न्स। एक तो इनके गुंडई ज़्यादा है, गुंडे ज़्यादा हैं टीएमसी के। हम्म। माफियाज़, हम्म। गुंडे, डॉन्स जो भी आप कह लें। दूसरा जो बॉर्डर है, हम्म। नेपाल बॉर्डर इज़ मोर और लेस पीसफुल, क्वाइट क्वाइट पीसफुल, नहीं? हाँ। बांग्लादेश आप बॉर्डर इज़ देखिए, वेरी वेरी टर्मॉइल, अगर मैं कहूँ तो। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं नेपाल बॉर्डर पीसफुल है। ऐसा तो है नहीं कि पीसफुल बॉर्डर के थ्रू इलीगल ट्रेड नहीं हो सकता, ड्रग्स नहीं आ सकते, फेक करेंसी नहीं आ सकती। धुरंधर में चलो मैं वो होता रहा है कहता हूँ सब। वो होता फिक्शन रहा है मूवी सब। है, पर नहीं, एक रियलिटी रेफरेंस है, तो है। होता रहा है। पैसा वहीं से मैं आता रहा है। अब कोई कह देगा कि फिक्शन मूवी को आप क्यों कोट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप एक मूवी का रेफरेंस लेके आप इस पर और अपनी आप तहकीकात करें। आतिक अहमद था, उसने अपने एफिडेविट में, ये जो पुलिस के सामने उसने लिखा था, उसने कह रहा था मेरे आईएसआई के लिंक्स हैं। पिक्चर तो 2026 में आई है ना, वो तो चार्जशीट कब की फाइल थी। तो अगर आप ऐसे गैंगस्टर्स को हैंडल कर सकते हैं जो आईएसआई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में थे, बंगाल में आपकी बात ये मान सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। असंभव होगा, मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे वहाँ पे सिवियरिटी ज़्यादा आसान नज़र क्या है? आसान क्या थोड़ा है? थोड़ा आसान मतलब नहीं, नहीं, आप एक बात बताइए, आसान क्या है? वेस्टर्न यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लाना आसान था। पूरे यूपी में जो ये एक ये क्या कहते हैं इनको, डॉन लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, इनका जो एक दबदबा होता है, हुँ। ये कम करना आसान था। आज यूपी की महिलाओं से आप पहला सवाल पूछें उनको योगी आदित्यनाथ क्यों पसंद है? वो एक ही जवाब कहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर। उस दिन मैं किसी से मिला, कहते हम रात को 11 बजे मुजफ्फरनगर में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हमारी बहू बेटियां, हमें चिंता नहीं हो रही। अब ये 10 साल में हुआ है ना, क्योंकि हमें लगता है 2017 से चला आ रहा है, हम भूल जाते हैं। हम अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में ना, जो पिछला गया समय है उसको बड़ा अंडरप्ले करते कि हुआ होगा कभी, पर ये भी तो हुआ है ना, कहीं से तो हमने शुरुआत करी है। अब 2014 का समय देखिए, जब प्रधानमंत्री दिल्ली आए, और ये वो बात कई इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी थी जो उन्हें समझ नहीं आती थी, एक सिस्टम बैठा हुआ था, कांग्रेस के तरीके से वो काम करता था, क्योंकि 70 साल में ऐसी सरकार देखी नहीं गई थी। आज एक प्रोएक्टिव मशीनरी है आपके पास, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। तो आप कितने, मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि सुधार आया है और सुधार भी आएगा। फडनवीस को देखिए, मुंबई में पहले किस तरह की एक लेथार्जी थी। मुंबई की अगर मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्लियरेंसेस को लेकर, आज कोई 10 साल बाद अगर बंबई आ रहा है, जो 10-15 साल मुंबई में आ रहा है, वो कहेगा कि ये तो शहर ही बदल गया। ऐसा नहीं है कि बाकी मुख्यमंत्रियों के आगे चैलेंजेस नहीं थे, बहुत चैलेंजेस थे। फडणवीस को तो पॉलिटिकल लॉबीज का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो शिवसेना का हो। शिवसेना के लोग क्या कहते थे, हमारे तो एक इशारे पर पूरा शहर रोक सकते हैं हम। आज शिवसेना, उद्धव ठाकरे ऐसा कर सकता है। तो मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रहा, बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुश्किलें आई हैं पहले भी, ये भी मुश्किल है, शायद ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम जो स्केल पे वो बहुत बड़ा है। पर सेंटर भी इसमें पूरा प्रिपेयर होकर ही गई है।
बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट और मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगेन अ रिमाइंडर फॉर तुषार जी's प्लेटफॉर्म, politypolicy.substack.com। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबस्टैक। व्हाट डज़ दैट नहीं, मीन ये सबस्टैक? प्लेटफॉर्म है, सबस्टैक प्लेटफॉर्म है और हुँ, पॉलिटी पॉलिसी उस पर लिंक है। सबस्टैक एक नया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जैसा ही है, बट वो हुँ, लॉन्ग हुँ, फॉर्म्स के लिए है। तो मुझे वहाँ काफी आर्टिकल्स जो मैं लिखता रहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि समय के साथ खो ना जाए, वो मैं यहाँ हुँ। अब लिखना शुरू किया है तकरीबन 6 महीने से। तो बस यही मैं कोशिश करता हूँ लोग जुड़े, क्योंकि उनको लॉन्ग फॉर्म्स डेटा ओरिएंटेड एनालिसिस लिखना पसंद है। वो तो इसलिए ट्विटर पे बस नहीं हो सकता है, वो ट्विटर पे रिस्ट्रिक्टेड ट्विटर पे बहुत, ट्विटर पे किसी की चाहत नहीं है पढ़ने की, सबको बस दो चार लाइनों में सब कुछ चाहिए, तो वो संभव नहीं हो पाता ट्विटर पे। जी, जी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय थैंक श्री यू। राम, हर हर महादेव। जी, थैंक यू।